हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू जीएस आईक्यू डेली करंट अफेयर सेशन। इस सेशन में हम लोग करंट अफेयर्स, स्टैटिक एंड टॉपिक के लास्ट में एक एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो है भारत के नए सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अपॉइंट किया गया है अभी। इसके अलावा भारत का पहला स्वदेशी एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है और मिशन सुदर्शन चक्र का अभी हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बनकर भारत उभरा है। इसके अलावा आज का जो आखिरी टॉपिक होगा वो रसिया ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 से रिलेटेड होगा। इसे अभी एक इंडियन ने जीत लिया है। तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को भारत का नया सेना प्रमुख अपॉइंट किया है। उनका कार्यकाल 30 जून से शुरू होगा और वे भारत के 31वें सेना प्रमुख होंगे। 30 जून को अभी जो वर्तमान में हमारे जो सेना प्रमुख हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, इनका कार्यकाल खत्म होना है। इसीलिए जो लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ होंगे उनका कार्यकाल 30 जून से शुरू होगा। वर्तमान में जो लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ हैं वो भारत के 49वें उप सेना प्रमुख के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अगर हम लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ की बात करें तो इनका कार्यकाल 31 अगस्त 2028 को समाप्त हो जाएगा, यानी इसका जो कार्यकाल शुरू होगा वो 30 जून को अभी शुरू होगा और 31 अगस्त 2028 तक चलेगा। इन्होंने उपेंद्र द्विवेदी को रिप्लेस किया है और उन्हें उनकी विशिष्ट सेवा के लिए कई सारे सम्मान दिए जा चुके हैं, जैसे पीवीएसएम, यूवाईएसएम और एवीएसएम। ये पीवीएसएम, यूवाईएसएम और एवीएसएम क्या होता है इसे समझते हैं। तो पीवीएसएम का मतलब होता है परम विशिष्ट सेवा मेडल, यूवाईएसएम का मतलब होता है उत्तम युद्ध सेवा मेडल और एवीएसएम का मतलब अति विशिष्ट सेवा मेडल होता है। ठीक है, ये समझते हैं इसको कि जो अवार्ड कैटेगरी होता है भारत में मुख्य रूप से 3 बड़ी श्रेणियां होती है। भारतीय सेना में मुख्य रूप से 3 बड़ी श्रेणियां होती है अवार्ड्स की। वो होता है वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड, उसके बाद पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज अवार्ड। ठीक है, तो पहले से समझते हैं कि जो युद्धकालीन वीरता पदक है यानी वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड, ये क्यों दिया जाता है। युद्ध के मैदान में दुश्मन के सामने अदम्य साहस या शहादत दिखाने पर यह वाली अवार्ड दी जाती है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आता कौन कौन सा अवार्ड है? परमवीर चक्र आता है, महावीर चक्र आता है और वीर चक्र आता है। ओके, जो शीतकालीन वीरता पदक यानी पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, ये क्यों दिया जाता है? तो बिना युद्ध के साहस दिखाने या जान बचाने पर दिया जाता है। अब भाई कोई बिना युद्ध के साहस कैसे दिखाएगा या जान कैसे बचाएगा? तो बिल्कुल, जैसे मान लो कोई आतंकवाद विरोधी कार्यक्रम है, ठीक है, ऑपरेशन आतंकवाद विरोधी है, अगर उसमें उसने साहस दिखाया या किसी व्यक्ति की जान बचा ली तो उसके लिए उसे दिया जाता है। या फिर कोई डिजास्टर आ गया तो वैसी सिचुएशन में अगर सेना साहस दिखाता है या जान बचाता है तो वैसी सिचुएशन में उन्हें शांतिकालीन वीरता पदक से सम्मानित किया जाता है। इसके अंतर्गत अशोक चक्र आता है, कीर्ति चक्र आता है और शौर्य चक्र आता है। एक होता है विशिष्ट सेवा मेडल। ठीक है, ये युद्ध और शांति इन दोनों में ही बेहतर लीडरशिप दिखाने के लिए दिया जाता है। बेहतर लीडरशिप या फिर बेहतर प्लानिंग और बढ़िया से अगर आप ड्यूटी निभा लेते हैं तो फिर आपको युद्ध या शांति के समय जो आपने कार्य किया उसके लिए विशिष्ट सेवा मेडल दिया जाता है। इसके अंतर्गत 2 तरह के मेडल होते हैं, एक होता है शांतिकाल मेडल और दूसरा होता है युद्धकाल मेडल। तो जो शांतिकाल मेडल होता है वो होता है पीवीएसएम, एवीएसएम और वीएसएम, और युद्ध काल के लिए होता है एसवाईएसएम, यूवाईएसएम और वाईएसएम। तो जो अभी हमारे नए सेना प्रमुख बने हैं उनको यूवाईएसएम मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। देख लीजिए यहाँ पे यूवाईएसएम से सम्मानित किया जा चुका है, एवीएसएम से सम्मानित किया गया है और पीवीएसएम से सम्मानित किया गया है इन्हें। ठीक है, एमसीक्यू देख लेते हैं इसका। तो भारत के नए सेना प्रमुख चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अपॉइंट किया गया है। इसका आंसर बी सही होगा। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है, अभी डीआरडीओ ने एक नई मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। उसका नाम है एंटी शिप मिसाइल। ठीक है, ये नौसेना का है, नौसेना एंटी शिप मिसाइल है, ये मीडियम रेंज का है। तो डीआरडीओ ने 10 और 11 जून 2026 को लगातार 3 मिसाइल परीक्षण किए, जिसमें से उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस बीएमडी के लिए इंटरसेप्टर मिसाइल, ये ध्यान दीजिएगा, इंटरसेप्टर मिसाइल और नौसेना एंटी शिप मिसाइल मीडियम रेंज, इन दोनों का सफल परीक्षण किया है। ये 2 चीज है क्या, समझते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो बीएमडी क्या होता है, जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये होता क्या है? तो ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो दुश्मन देश की तरफ से आने वाली खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल को भारत की सीमा में घुसने से पहले ही हवा में ढूंढकर नष्ट कर देता है। ठीक है, और जो नष्ट करता है उसके लिए जिस मिसाइल को यूज किया जाता है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसी मिसाइल को हम इंटरसेप्टर मिसाइल कहते हैं। ठीक है, पहली बात, जो बीएमडी है ये क्या है? एक सिस्टम है और ये जो जिस मिसाइल को यूज करता है उसे हम इंटरसेप्टर मिसाइल कहते हैं। ठीक है, यह आधुनिक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। कार्य कैसे करता है? तो पहले जब जो दुश्मन देश होता है मिसाइल को जब वो लॉन्च करता है तो हमारे यहाँ का जो बीएमडी होता है वो उसे पहले डिटेक्ट करता है, देन उसे ट्रैक करेगा, फिर इंटरसेप्ट करेगा और उसे डिस्ट्रॉय कर देगा।
ठीक है, उसके टारगेट से पहुंचने से पहले उसे डिस्ट्रॉय कर देता है हवा में ही। इंटरसेप्टर मिसाइल क्या होता है और नेवल एंटीशिप मिसाइल रेंज क्या होता है, इन दोनों को समझने से पहले एक चीज़ समझते हैं, कैसे जो डिफेंस जो बीएमडी है वो कैसे कार्य करता है। ठीक है, ये मान लो दुश्मन देश यहाँ से अपना मिसाइल लॉन्च करेगा, तो जैसे उन्होंने यहाँ से अपनी मिसाइल को लॉन्च करेगा तो हमारे यहाँ का जो इंडियन एयरफोर्स का एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है, वो अलर्ट हो जाएगा। ठीक है, वो कंट्रोल सेंटर को अलर्ट करेगा, हमारे यहाँ का जो रडार है उसको अलर्ट करेगा, और फिर हमारा जो रडार है उस लॉन्ग रेंज जो बैलिस्टिक मिसाइल होगा उसका वेलोसिटी क्या है और उसका डायरेक्शन क्या है उसको ट्रेस करेगा। ठीक है, उसको ट्रेस करने के बाद ये यहाँ के दूसरे वाले रडार को इन्फॉर्म करेगा, जैसे ही उसको इन्फॉर्मेशन देगा उसी के अनुसार वो इंटरसेप्ट मिसाइल को लॉन्च कर देगा। ठीक है, और ये इंटरसेप्ट मिसाइल जाएगा और हवा में ही उस मिसाइल से टकराएगा और उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। ऐसे काम करता है बीडीएम मॉडल। ठीक है, बीएमडी मॉडल। अब समझते हैं इंटरसेप्ट मिसाइल क्या होता है। इंटरसेप्टर मिसाइल, तो ये मिसाइल को मारने वाली एक मिसाइल होती है। मतलब क्या होता है, आमतौर पे जो मिसाइलें होती है, ठीक है, एक मिसाइल अगर इसको किसी टारगेट को अटैक करना है तो ये क्या करती है, वहां पे जाती है और ब्लास्ट हो जाती है। ठीक है, उस पर अटैक नहीं करती, ब्लास्ट हो जाती है। लेकिन जो इंटरसेप्टर मिसाइल होता है ये अपने टारगेट पे अटैक करती है, जाके सामने से अटैक करती है, ये ब्लास्ट नहीं होती है। तो मिसाइल को मारने वाली मिसाइल होती है। समझ में आ गया। दूसरा, हिट टू किल तकनीक पर कार्य करता है। हिट टू किल तकनीक का मतलब क्या है कि वहां जाके ब्लास्ट नहीं होगी, ये जाके अटैक करेगी, उसके सामने से उस पर जाके वार करता है। ये दो स्तर पर सुरक्षा देता है। दो स्तर पर मतलब एक तो एक्सो एटमॉस्फेरिक और दूसरा एंडो एटमॉस्फेरिक, इन दोनों स्तर पर सुरक्षा देता है। मतलब ये है कि वायुमंडल के बाहर भी ये जो दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उस पर अटैक करके उसको मार के गिरा सकता है, और वायुमंडल के अंदर भी उस पर अटैक करके उसको मार के गिरा सकता है। तो दो स्तर हो गया, एक तो एक्सो एटमॉस्फेरिक और दूसरा एंडो एटमॉस्फेरिक। ठीक है, और यह 2000 से 5000 किलोमीटर की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिरा सकती है। मतलब क्या है, देखो जो मिसाइल होता है, एक होता है आईसीबीएम, ठीक है, एक होता है आईआरबीएम। तो आईसीबीएम जो होता है ये होता है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसका जो रेंज होता है वो 5500 से 16000 किलोमीटर का होता है। ठीक है, तो जब ये वाली मिसाइल मान लो हमारे यहाँ आ रही हो अटैक करने के लिए, तो हमारा जो बीडीएम सिस्टम है इसको पहले तो डिटेक्ट करेगा, देन ट्रैक करेगा, फिर इंटरसेप्ट करेगा और अटैक करके इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, यानी इसको भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। और जो आईआरबीएम है, यानी इसका मतलब होता है इंटरमीडिएट, इसका मतलब होता है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम, और इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इसका मतलब इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होता है। इसका जो रेंज होता है ये 3000 से लेकर 5500 किलोमीटर का होता है। ठीक है, तो इसे भी इसको डिटेक्ट करके आईआरबीएम को भी ये जो बीडीएम सिस्टम है हमारे यहाँ का, इसको डिटेक्ट करके इस पर अटैक करके उसको भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, और जो तीसरा जो इससे कम रेंज का होगा उसको भी डिटेक्ट करके उस पर अटैक कर सकता है। ठीक है, अब समझते हैं नेवल एंटीशिप मिसाइल मीडियम रेंज क्या है। तो भारतीय नौसेना के लिए विकसित की गई है इसे। ठीक है, और ये बेहद घातक, आधुनिक और पूरी तरह स्वदेशी मिसाइल है। ठीक है, अभी तक का ये भारत का पहला इस तरह का मिसाइल है। ये मीडियम रेंज की मिसाइल है। इसका मतलब ये है कि 50 से 100 किलोमीटर या इससे अधिक का इसका रेंज होता है। इसका काम क्या होता है, तो समंदर में तैरते दुश्मन के युद्धपोतों और लड़ाकू जहाज को नष्ट करना। जो समंदर में तैर रहा होता है वॉरशिप्स, ठीक है, जो दुश्मन का होता है, उस पर अटैक करना और उसको डिस्ट्रॉय कर देना, इसका काम होता है। ये काम कैसे करता है, तो इसमें दो तकनीक होता है। ठीक है, एक होता है सी स्कीमिंग तकनीक। इसका मतलब क्या होता है, तो जो समंदर होता है इसके ऊपर जो लहरें होती है, इसी लहर के ऊपर ये मिसाइल फ्लाई कर रही होती है। इसका क्या फायदा होता है, इसका फायदा होता है कि जो दुश्मन के रडार होते हैं इसको जल्दी से डिटेक्ट नहीं कर पाता है। जब तक ये डिटेक्ट करता है इसको, तब तक जो वॉरशिप्स होता है दुश्मन का, उस पर जाके ये अटैक कर चुका होता है। ये हो गया सी स्कीमिंग तकनीक। ठीक है, इससे इसको फायदा मिलता है। और दूसरा एयर टू सी स्ट्राइक। एयर टू सी स्ट्राइक मतलब क्या होता है कि इसको इंडियन नेवी अपने किसी भी लाइट हेलीकॉप्टर से, जिसमें किसी बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करने की क्षमता होगी, उससे इसको लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, ये देखिए, ये नेवी का एक हेलीकॉप्टर है, इससे ये एंटीशिप मिसाइल मीडियम रेंज को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो एयर टू सी स्ट्राइक और सी स्कीमिंग तकनीक इसमें कार्य करता है। इंपॉर्टेंट है। जरा डीआरडीओ की बात कर लें तो इसका मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को की गई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में डीआरडीओ भवन में है। ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत कार्य करता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये कार्य करता है। ठीक है, एमसीक्यू देख लेते हैं इसका। तो जून 2026 में डीआरडीओ द्वारा पहली बार किस नई स्वदेशी एंटी सीप मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, तो इसका नाम है NASM-MR। ठीक है ना, यानी क्या होता है इसका, नेवल एंटी सीप मिसाइल मीडियम रेंज। ओके, अगला टॉपिक है हमारा
सुदर्शन चक्र से रिलेटेड। तो अभी क्या है ना, मिशन सुदर्शन चक्र, ठीक है। तो हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने अभी मिशन सुदर्शन चक्र का शुभारंभ किया है 12 जून को, यानी परसों 12 जून को इन्होंने इसका शुभारंभ किया है। ये जो मिशन सुदर्शन चक्र है, इसकी घोषणा हमारे पीएम साहब ने 2025 में ही की थी। 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के भाषण में इन्होंने इसकी घोषणा की थी, लेकिन इसे लॉन्च अब किया गया है, इसलिए ये चर्चा में है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की DRDL लैब, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो DRDL है ये डीआरडीओ का एक लैब है। इसी लैब में एक एडवांस वेपन सिस्टम कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है। इसको ऐसे समझते हैं, ठीक है, ये मान लो डीआरडीओ का एक लैब है, इसका नाम है DRDL, ठीक है। इसी के अंदर एक रिसर्च सेंटर बनाया गया है, इसका नाम इन्होंने एडवांस वेपन सिस्टम कॉम्प्लेक्स दिया गया है, इस रिसर्च सेंटर का नाम दिया है, ठीक है। इस रिसर्च सेंटर का जो काम होगा वो क्या होगा, तो डीआरडीओ की अत्याधुनिक अनुसंधान, परीक्षण, एकीकरण और विकास सुविधा को डेवलप करना, ठीक है। मतलब समझिए इसको, पहली बात है कि अभी हैदराबाद के डीआरडीओ की DRDL लैब में एडवांस वेपन सिस्टम कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है। इस दौरान उन्होंने एक और बात कही कि जो मिशन सुदर्शन चक्र होगा, ठीक है, मिशन सुदर्शन चक्र ये आधुनिक भारत की बहुस्तरीय मिसाइल रक्षा प्रणाली होगी, ठीक है। एडवांस वेपन सिस्टम कॉम्प्लेक्स क्या है, तो डीआरडीओ की अत्याधुनिक अनुसंधान, परीक्षण, मतलब टेस्टिंग, मतलब क्या है कि जो नए रिसर्च होंगे यहाँ से, ये जो रिसर्च सेंटर होगा यहाँ से नए रिसर्च होंगे, उसके बाद उसका टेस्टिंग होगा, उसके बाद जो पुराने मिसाइल्स टेक्निक्स हैं उन सभी को एक दूसरे से जोड़ेगा और फिर उसको लॉन्च करेगा, टेस्ट करेगा उसको, यानी इंटीग्रेशन होगा, फिर डेवलपमेंट होगा। ये सारी सुविधाएं आपको इस कॉम्प्लेक्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी डीआरडीएल के अंदर एक रिसर्च सेंटर है और इसका काम होगा नई मिसाइल प्रणालियों और हथियारों का विकास करना, विभिन्न हथियार प्रणालियों का इंटीग्रेशन और टेस्टिंग करना, भविष्य की रक्षा तकनीकों पर अनुसंधान करना। इससे क्या होगा, तो इससे आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। जब हमारे यहाँ सारी चीज़ें खुद ही बनने लगेगी तो हम बाकी देशों पर डिपेंड नहीं रहेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारे यहाँ हम लोग आत्मनिर्भर होंगे, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा। समझते हैं मिशन सुदर्शन चक्र क्या है। तो ये भारत की एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय सुरक्षा पहल है। इसका उद्देश्य 2035 तक भारत के लिए एक स्वदेशी बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली विकसित करना। बहुस्तरीय का मतलब ये है ना कि इसमें 3 लेयर होगा जो सुरक्षा प्रदान करेगा, ठीक है। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे 1 लेयर, 2 लेयर और 3 लेयर है। हमने आपको बताया जिस तरह का मिसाइल का रेंज होगा उस तरह से इसकी सुरक्षा भी हमें सुरक्षा प्रोवाइड कराएगा। और इसके लिए हमने अभी देखा था BDM मॉडल, बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम मॉडल जो था, ठीक है। तो 2035 तक देश के लिए एक स्वदेशी बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली विकसित करना इसका उद्देश्य है। ये जो वायु रक्षा प्रणाली होगा दुश्मन के हवाई हमलों, मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर सकेगा, ठीक है। और ये मिलिट्री और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन, ये मतलब इन दोनों को सुरक्षा देगा। जो मिलिट्री बेस होगा उसको भी प्रोटेक्ट करेगा और जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जैसे मान लो कोई सरकारी भवन हो गया या फिर कोई होटल हो गया, ठीक है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है, इन सभी को, या कोई वैसा लोकेशन है, ठीक है, इन सभी को ये प्रोटेक्ट करेगा, ना कि केवल मिलिट्री बेस को ये प्रोटेक्ट करेगा। इसके अलावा इसमें 3 लेयर होगा, आपको दिखाया मैंने, ये 3 लेयर है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को की थी अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में। MCQ देख लेते हैं इसका। तो मिशन सुदर्शन चक्र किससे संबंधित है, तो ये एक परमाणु पनडुब्बी है या बहुस्तरीय मिसाइल रक्षा प्रणाली है, अंतरिक्ष स्टेशन है या ड्रोन नेटवर्क है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा कि एक मल्टी लेयर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा, अभी जो इंडिया है ये ग्लोबली जो डोमेस्टिक एविएशन के मामले में तीसरे नंबर पर बनकर उभरा है। समझते हैं इसको कि भारत हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार यानी डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन गया है। अच्छा, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, किस डेटा के आधार पर इसके बारे में बताया जा सकता है, उसको भी समझेंगे। तो पहली बात है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू मार्केट बनकर, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बनकर भारत उभरा है, ठीक है। ये उपलब्धि भारत के विमानन क्षेत्र की तेज वृद्धि को दर्शाती है और भारत ने पिछले कुछ वर्षों में तेजी से विकास करते हुए ब्राजील और इंडोनेशिया को पीछे छोड़ दिया है। मतलब कुछ दिन पहले इंडिया से ब्राजील और इंडोनेशिया आगे थे, अब ये दोनों पीछे हो गए हैं। वर्तमान में इंडिया से आगे कौन कौन है, अमेरिका और चाइना, ठीक है। तो इस हिसाब से इंडिया अभी तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पे USA है, दूसरे नंबर पे चाइना और तीसरे नंबर पे इंडिया है डोमेस्टिक एविएशन मार्केट के मामले में। ये डेटा कौन रिलीज करता है इसको समझते हैं पहले। तो एक कंपनी है जिसका नाम है वैश्विक विमानन डेटा एनालिटिक्स कंपनी, ठीक है, OAG, ऑफिशियल एयरलाइन गाइड। ये एक वैश्विक विमानन डेटा एनालिटिक्स कंपनी है, ठीक है। ये एयरलाइन शेड्यूल्स जारी करती है, सीट कैपेसिटी डेटा जारी करती है, एयरपोर्ट रैंकिंग्स डिसाइड करती है, एयरलाइन परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स जारी करती है और जो दुनिया का बिजीस्ट एयर रूट होता है उसको भी रैंकिंग करती है, ठीक है। तो इसी के आधार पर
इसी के आधार पर ये सारी चीज़ें बताई जाती है कि कौन सी रूट सबसे ज़्यादा बिजी है, कौन सा कंट्री फिलहाल ग्लोबल एविएशन मार्केट में किसका पकड़ ज़्यादा है या डोमेस्टिक एविएशन मार्केट में किसका पकड़ ज़्यादा है। इसकी स्थापना जो है 1929 में की गई थी और इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम के ल्यूटोन में है। ठीक है, समझते हैं इसको। अब ग्रोथ का कारण क्या है, ऐसा क्या हो गया कि भारत अभी तीसरे नंबर पे आ गया ग्लोबल एविएशन मार्केट में। तो कई सारे कारण हैं, जैसे उड़ान योजना। उड़ान योजना को लॉन्च किया गया। उड़ान योजना के द्वारा छोटे शहरों को हवाई सेवाओं से जोड़ा गया और एयरपोर्ट नेटवर्क का विस्तार किया गया। 2014 में लगभग 74 हवाई अड्डे ऑपरेशनल थे, जो कि 2025-26 आते आते लगभग 160 से अधिक हवाई अड्डे ऑपरेशन में आ गए हैं। इसके अलावा लो कॉस्ट एयरलाइंस का योगदान, मतलब क्या, भारत में कम लागत वाली एयरलाइंस का बड़ा योगदान है। हमारे यहाँ जो एयरलाइंस होता है उसका जो टिकटिंग प्राइस बाकी एयरलाइंस के मुकाबले कम होता है, ये भी एक वजह हो सकता है। उसके बाद जिससे हवाई यात्रा आम लोगों की पहुंच में आई। ठीक है, उसके बाद बढ़ती मध्यम वर्गीय आबादी। इसका मतलब क्या है कि जी पहले जितने मिडिल क्लास के लोग थे उसकी संख्या अब बढ़ी है। इसका मतलब ये है ना कि लोग अमीर हो रहे हैं धीरे धीरे। जो लोअर मिडिल क्लास के लोग थे अब वो धीरे धीरे मिडिल क्लास में आने लगे हैं, वो भी अब वो भी हवाई यात्रा करने लगे हैं। तो इससे भी क्या हुआ कि हमारा मार्केट ग्रो किया, यानी आय बढ़ने और कनेक्टिविटी बेहतर होने से हवाई यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। उड़ान योजना क्या है, तो इसका मतलब है उड़े देश का आम नागरिक। इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी। ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसका उद्देश्य क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाना है। डीजीसीए की बात करें तो इसका मतलब होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन भारत में जितने भी नागरिक विमानन, जितने भी एरोप्लेन फ्लाई कर रहे होते हैं, उन सभी को रेगुलेट यही करता है। यानी कि भारत के जो नागरिक विमानन है उसका ये नियामक निकाय यानी रेगुलेटरी बॉडी है। ठीक है, एएआई की बात करें, इसका मतलब होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत आता है और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। ठीक है, एआई की अगर हम बात करें तो इसकी भूमिका क्या रही इस ग्रोथ में, एआई की भूमिका क्या रही, तो इन्होंने नए हवाई अड्डों का विकास किया, नए नए एयरपोर्ट्स बनाए। इसके अलावा जो मौजूदा एयरपोर्ट्स थे उसको इन्होंने मॉडर्नाइज किया, उसमें नए तकनीक ऐड किए और उसे आधुनिकीकरण किया उसका। इसके अलावा उड़ान के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को इन्होंने समर्थन किया। ठीक है, और एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सेवाएं प्रदान किया। तब जाके इतने सारे एफर्ट्स लगाने के बाद भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बनकर उभरा है। ठीक है, एमसीक्यू देख लेते हैं इसका। तो हाल ही में भारत किस स्थान पर पहुंचा है घरेलू विमानन बाजार के मामले में, तो ये अभी तृतीय स्थान पे है। पहले स्थान पे यूएसए है, द्वितीय स्थान पे चाइना है। ओके, तो हमारा आज का आखिरी टॉपिक जो है वो रसिया ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 से रिलेटेड है। ये एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय सैंड आर्टिस्ट हैं सुदर्शन पटनायक। ठीक है, ये जो सुदर्शन पटनायक हैं ये उड़ीसा के रहने वाले हैं, उड़ीसा के पुरी के रहने वाले हैं। इन्हें 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है और अभी इन्होंने जो रसिया ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 का आयोजन हुआ था उसमें इन्होंने पदक जीता है। ठीक है, ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 को इन्होंने जीत लिया है। ये कालिनिनग्राद में इसका आयोजन हुआ था। इस सम्मान को प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय सैंड आर्टिस्ट बन गए हैं। इसका आयोजन कालिनिनग्राद में हुआ था। कालिनिनग्राद ये रशिया में पड़ता है और इसका आयोजन जो है वो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सैंड स्कल्पचर फेस्टिवल के दौरान किया गया था। सुदर्शन पटनायक ने जो अपनी मूर्ति बनाई थी उसकी हाइट 3 मीटर, उन्होंने 3 मीटर ऊंचे रेत की मूर्ति बनाई थी और इनका जो थीम था, उनकी मूर्ति का थीम था पृथ्वी के 2 अलग अलग चेहरे को उन्होंने दिखाए थे इस थीम में। एक जो पर्यावरण क्षरण और प्रदूषण से जूझ रहा था और दूसरा जो पेड़ लगाने और पर्यावरण संरक्षण से जूझ रहा था। ये देखिए, ये वाला जो चेहरा है ये पर्यावरण क्षरण और प्रदूषण से जूझ रहा है, कैसे ये चेहरा हो गया है। और ये वाला जो चेहरा है ये पेड़ लगाने, वृक्षारोपण करने से कितना खुशहाल लग रहा है। तो इसको इन्होंने अपना थीम बनाया था। सुदर्शन पटनायक ने जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की गंभीर वैश्विक समस्या को अपनी जो मूर्ति बनाई थी उसमें इन्होंने दिखाया था। ठीक है, इस महोत्सव में दुनिया भर के टोटल 12 प्रमुख सैंड आर्टिस्ट ने हिस्सा लिया था। एमसीक्यू देख लेते हैं इसका। तो रसिया ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो इनका नाम है सुदर्शन पटनायक। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।